हेलो, हाय, कैसे हो आप लोग। मैं अमित आज आप लोगों को इंग्लिश की अगली क्लास को लेकर चलूँगा जो आप लोग ये किसके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो जो लोग भाई डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में है, कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए है भाई, डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर या डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में है, उनके लिए तो महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ जो लोग ऑल अदर वनडे एग्ज़ाम की तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर उसमें इंग्लिश है, इट मीन्स अगर एसएससी है, बैंक है, या आप स्टेट लेवल का देना चाहते हैं, टेट है, सुपर टेट है या सीटेट है, तो इंग्लिश का बहुत बोलबाला रहता है। तो अगर आप लोग इन सब की तैयारी करते हो तो भाई क्लास को पूरा देखना, क्योंकि मैं आप लोगों को एकदम बेसिक से लेकर चल रहा हूँ। हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपको इंग्लिश में कुछ जानकारी नहीं है। अगर आप सीखना चाहते हो, देखो मेरे कहने का मतलब ये है कि जिसको कुछ जानकारी नहीं है वो भी पूरा देखेगा। हाँ, जिसको जानकारी है वो बेसिक देखने के बाद जो मैं एडवांस लेवल का पढ़ाऊँगा तब वहाँ पर वो पूरा देख सकता है। ठीक, तो आप लोग भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैला दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, फिर मैं पढ़ाता हूँ। तो मैं आप लोगों को इंग्लिश में पढ़ा रहा था टेंस। क्या पढ़ा रहा था? टेंस। और ये चौथी क्लास है। कौन सी क्लास है? ये चौथी क्लास है। और टेंस में मैंने आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक पढ़ा रखा है। कहाँ तक पढ़ा रखा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक पढ़ा रखा है। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ाऊँगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले मैं इसका आपको इंट्रो या आइडेंटिफिकेशन बताऊंगा, पहचान बताऊंगा कि आप कैसे पहचानोगे कि जो ये दिया गया टेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। किसका? प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। तो आपको मैं छोटा सा पहचान बताता हूँ। छोटा सा पहचान आप लोग अगर जान लोगे तो इसको कर ले जाओगे और समझ ले जाओगे। इसका जो छोटा सा पहचान है, कहा जाता है जिस हिंदी वाक्य के अंत में समय के साथ, अब देखो इसमें आया ना समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आए तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। देखो आपको मैंने क्या पहचान बताया? हमने ये बताया कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आए तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। लेकिन आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, हमने आप लोगों को पढ़ा रखा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसमें भी बताया हूँ कि रहा है, रही है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आता है तो वहाँ पर क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन इसमें क्या है? इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि समय के साथ दिया है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जैसे एग्जांपल मैं बोलूं, वह 2 घंटे से खाना पका रही है। 2 घंटे से खाना पका रही है। दूसरा एग्जांपल मैं बोलूं, वह सुबह से नाच रहा है। वह सुबह से नाच रहा है। तुम
2 दिन से, तुम 2 दिन से विद्यालय नहीं जा रहे हो। ठीक, अब देखो आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि इस टाइप के जितने भी वाक्य आएंगे सब के सब क्या होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखो रहा है, रही है, रहे हैं आया है, लेकिन साथ में समय भी आया, जैसे पहले वाले में 2 घंटे से, तो ये समय हुआ कि नहीं। सुबह से तो बोलो ये समय हुआ कि नहीं, 2 दिन से बोलो ये समय हुआ कि नहीं। यानी समय के साथ अगर आता है रहा है, रही है, तो वहाँ पर कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्लियर। अब हमको जानना पड़ेगा इसका रूल। क्या जानना पड़ेगा, रूल। तो आइए सीखते हैं रूल क्या है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भाई लोगों को शेयर कर दीजिए, जितने भी लोग हैं अगर इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं बेसिक से, क्योंकि अब मैं शुरू कर दिया हूँ बेसिक से पढ़ाना और हाई लेवल तक, और पूरी इंग्लिश कंप्लीट कराऊंगा, पूरी की पूरी। आप एसएससी का एग्ज़ाम देने जाओ, चाहे जो इंग्लिश वाला जो भी पार्ट है, अगर पेपर देने जाते हो तो मेरी गारंटी है आप कर ले जाओगे इंग्लिश, अच्छा नंबर पाओगे इंग्लिश में। लेकिन पूरी क्लास देखोगे तब, 1 दिन 2 दिन देखने से कुछ नहीं होगा, आपको इसके लिए रेगुलरिटी बनानी पड़ेगी। तो मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर बताता हूँ इसका। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, ए फॉर अफर्मेटिव, समझना, स्वीकारात्मक। तो सबसे पहले आता है इसमें सब्जेक्ट, फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन या हैव बीन, या ऐसे लिख लो हैज़ या हैव, हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें एक चीज़ जुड़ता है सिंस या फॉर। सिंस या फॉर क्या जुड़ता है, सिंस या फॉर। ठीक, इसका स्ट्रक्चर आप लोग याद रखिएगा, डीएलएड वाले भाई, एस टेट यानी सुपर टेट और यूपी टेट सी टेट वाले याद रखना इसको, क्योंकि बिना इसको जाने आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन नहीं सीख सकते हो। एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ट्रांसफॉर्मेशन से आता है। तो देखो आपको एक चीज़ याद रखना है, वैसे आप कैसे पकड़ सकते हो ये टेंस परफेक्ट कंटिन्यूस का है, कैसे पकड़ोगे, कहोगे यार अगर सिंस या फॉर लगा है, क्या लगा है, सिंस या फॉर लगा है, तो वहाँ पर आप आधा चीज़ जान जाओगे, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में या कहीं भी सिंस या फॉर का प्रयोग हो गया तो आप 50% ये पकड़ लिए हो कि वहाँ पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। क्या होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। लेकिन अभी आधा जाने हो, और आधा कैसे जानोगे, इसके हेल्पिंग वर्ब से। अगर इसका हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव, देखो ये आया है ना, ठीक, ये हैज़ या हैव की अगर लगा है तो ये समझ लेना कि ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है। अगर यही हैड आ जाता, HAD हैड आ जाता, तो पास्ट की बात कर देता। हैड आ जाता तो किसकी बात करता, पास्ट की बात कर देता। अगर विल या शैल हैव आता, विल या शैल हैव आता, तो यह फ्यूचर की बात करता। देखो सारा स्ट्रक्चर सेम है, केवल हेल्पिंग वर्ब बदलता है। मैंने इसमें पूरा बता दिया ये कैसे करोगे। अब इसका जानना है नेगेटिव फॉर्म। क्या जानना है, नेगेटिव फॉर्म, क्योंकि मैं पहले आप लोगों को स्ट्रक्चर पूरा बता देता हूँ। अगर इसका नेगेटिव फॉर्म आप लोग जानना चाहते हो, इसका नेगेटिव फॉर्म क्या होगा, आप थोड़ा सा ध्यान में रखें, या जो लोग जानते हैं वो लोग लाइव चैट में चैट कर देंगे। कहा जाता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव के बाद जो है नॉट का प्रयोग होता है, और तब इसके बाद लगता है बीन, तब इसके बाद बीन लगता है, बाकी सब कॉपीराइट होता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर।
प्लस सिंस या फॉर। ठीक, देखो हमने क्या बोला कि हैज़ या हैव और बीन के बीच में ही नॉट लगता है। हैज़ या हैव और बीन के बीच में ही नॉट लगता है, ना कि आप हैज़ बीन नॉट और हैव बीन नॉट कर दो। ये करोगे तो आपका सड़ासड़ गलत होगा, मतलब कंप्लीटली ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको इस चीज़ को याद रखना है। इसके बाद हमें जानना पड़ेगा इसका इंट्रोगेटिव फर्स्ट का स्ट्रक्चर, मतलब जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव आता है, इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट आता है, फिर तब बीन लगता है। अब देखो बीन सब्जेक्ट के बाद लगेगा, बीन फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर? इसके बाद आता है इसका इंट्रोगेटिव सेकंड। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले आप WH वर्ड लिख देना, और WH वर्ड मैं कई बार बता चुका हूं तो यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है। बाकी सब ये कॉपीराइट कर दोगे। कौन सा क्वेश्चन वर्ड प्रयोग किया गया है, जैसे कब, कहाँ, कौन, क्यों, अगर ये आता है तो उसकी स्पेलिंग पहले लिख दोगे आप। तो ये हो जाएगा आपका हैज़, हैव, सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क। इतनी चीज़ आपको जानना था। मैंने सारा स्ट्रक्चर बता दिया। स्ट्रक्चर को याद रखिएगा, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर याद किए आप पैसिव और नरेशन नहीं कर सकते हो। आप इसको लिख लो कि बिना इसके आप पैसिव और नरेशन नहीं कर सकते हो, आपको स्ट्रक्चर याद रखना ही पड़ेगा। ठीक, ये मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया। अब मैं आप लोगों को करवाऊंगा इसका एग्जाम्पल। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आएगी। देखो मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ाया आप लोगों को, बस केवल ये 4 लाइन लिखा हूँ, उसी को आपको याद रखना। बाकी जो बोला हूँ समझ लो बकवास है। ठीक, अपनी कॉपी में कम से कम इतना ज़रूर लिखना। अगर नहीं लिख पाते हो तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। ठीक, अब आगे जानना पड़ेगा हमको इसका एग्जाम्पल लिखना। अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिखवाया था ना, और सॉरी, एग्जाम्पल लिखने से पहले अभी आपको जानना पड़ेगा कहाँ हैज़ लगेगा, कहाँ हैव लगेगा, कहाँ सिंस या फॉर लगेगा। इसको पहले बताना पड़ेगा, फिर इसके बाद में इसका एग्जाम्पल करवाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्या है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, कौन सिंगुलर है, हमारा सब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन लगेगा। क्या लगेगा? हैज़ बीन लगेगा। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये हमारा हैव बीन लगेगा। अब सिंगुलर प्लूरल हेल्प सब्जेक्ट आपको बताया जा चुका है। ठीक, इतनी बात आपने जान ली। ऐसे अपने कॉपी पे आप लिख सकते हो, अपने कॉपी पे ऐसे लिख सकते हो। अब हमें एक चीज़ और बताने, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर इसको जान लेते हो तो कभी कभार डायरेक्टली इसी पर क्वेश्चन आ जाता है, यहीं से पकड़ कर करते हैं। हमें ये जानना पड़ेगा कहाँ हम सिंस लगाएंगे, कहाँ फॉर लगाएंगे। तो अब हमें जानना है यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। यूज ऑफ सिंस एंड फॉर अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा, यूज ऑफ सिंस ऑफ फॉर, यूज ऑफ सिंस आर फॉर या सिंस एंड फॉर। और इस फॉर की स्पेलिंग है FOR। क्या है? FOR। तो पहला मैं जानूंगा सिंस। क्या जानूंगा? सिंस। कहाँ कहाँ आप सिंस का प्रयोग करोगे? ठीक, तो कहा जाता है कि इंग्लिश में अगर आप जानना चाहते हो तो कहा जाता है पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर पॉइंट ऑफ टाइम वी यूज सिंस। फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर पॉइंट ऑफ टाइम
वी यूज सिंस। अगर हिंदी में जानना चाहते हो, जहाँ हमारा समय निश्चित हो वहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जहाँ पर हमारा समय क्या हो, निश्चित हो, वहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारा समय निश्चित कौन कौन सा है, जिसे मैं कह दूँ मॉर्निंग, क्या कह दूँ मॉर्निंग, तो मॉर्निंग के साथ साथ इसका भाई इवनिंग भी आता है और इसका एक बीच वाला भाई आता है नून। यानी इन सब पहर के साथ भी हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। मैं कह दूं कि आप सुबह से, अच्छा ये हो गया, मैं कह दूं सन 2000 से, मैं कह दूं सन 2007 से, मैं कह दूं सन 1987 से। यानी सन के साथ भी हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। मैं कह दूं ओ क्लॉक, बजे से, मैं कह दूं ओ क्लॉक, यानी मैं कह दूं 5 o'clock, 5 बजे से, 5 o'clock। अब ज़रूरी नहीं है कि 5 o'clock ही हो, ये हो सकता है 7 o'clock और ये हो सकता है 10 o'clock, या जो भी है आप जो भी लिखना चाहते हो ये लिख सकते हो। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद अगर मंथ्स का नाम आता है, किसका नाम, मंथ का नाम अगर नाम देता है तब तो आप सिंस लगाओगे। जैसे मैं कह दूं, ये मैं कह दूं मंथ्स मैं कह दूं जनवरी, मैं कह दूं फरवरी, मैं कह दूं दूसरा, मैं कह दूं जुलाई। अगर मंथ का नाम देता है तो आप सिंस का प्रयोग करोगे। अगर कह देगा 2 महीने 3 महीने से, तब नहीं। कह देगा जनवरी फरवरी से, तो आप कह दोगे सिंस लगेगा। आप कहोगे अगर डेज का नाम देता है, किसका नाम, डेज का नाम, किसका नाम, डेज का नाम अगर देता है DAYS, अगर डेज का नाम देता है, जैसे कह देगा संडे, अब संडे मंडे कुछ भी साथ ही में से कुछ होगा, मंडे, और ये कह दे ट्यूसडे, बाकी और साथ भी आप लिख सकते हो। अगर ये सब सारी चीज़ें आती हैं या सेंटेंस में प्रयोग किए जाते हैं, उनके साथ आप सिंस का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे, सिंस का प्रयोग करोगे। इसको आप कॉपी करिए, स्क्रीनशॉट करिए। क्लियर, इतनी बात आपने समझ ली। अगर आपने इतनी बात समझ ली तो मैं यहीं से रिलेट करके बताता हूँ, यहीं से पूरा रिलेशन करके बता देता हूँ, रिलेट कर दूंगा, आप फार का भी प्रयोग जान जाओगे। तो अपनी कॉपी में देखो, आप लोग अपनी कॉपी में नीचे लिखना यूज ऑफ फार या फार। तो मैं यहीं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। देखो इस टेंस में यही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिंस और फार ही अगर जान लिए हो तो हमें 2 जगह नहीं बताना पड़ेगा। हमें जैसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं बताना पड़ेगा। अब मैं कह दूं फार, फार का प्रयोग कहाँ करोगे, FOR का, तो मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, रिलेशन से आप जानोगे। रिलेशन से, जैसे ये मॉर्निंग इवनिंग नून, यानी मैंने बोला था कि पॉइंट ऑफ टाइम के साथ आप सिंस का प्रयोग करते हो, लेकिन इसमें कहा जाएगा पीरियड ऑफ टाइम के लिए फार का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम यानी जहाँ पर समय निश्चित ना हो, उसका पीरियड दिया गया हो, वहाँ पर हम फार का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर फार का प्रयोग करते हैं। जैसे रिलेशन जानो, जैसे रिलेशन जानोगे, जैसे सिंस वाले में क्या था,
सिंस वाले में क्या था, मॉर्निंग, इवनिंग, नून, जितने भी पहर हैं उनके साथ आप सिंस लगाते थे। लेकिन यही कह देगा, यही आपका कह देगा 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 घंटे से, यानी अगर आवर्स आता है, ठीक, उनके साथ फार जैसे कह देगा 2 आवर्स, 4 आवर्स और ये 6 आवर्स, ठीक। अब जैसे सन कह दे और यहाँ अगर सन का नाम दे 2000, 2007, 1987, 1995, 1873, 1857, अगर ये सब दे देता है तो सिंस लगाओगे। लेकिन कहेगा 10 साल से, 5 साल से, 3 साल से, वहाँ पर आप किसका प्रयोग करोगे, फार का। जैसे अगर ईयर दिया हुआ है और ये इस तरीके से कहे 5 साल से, 5 साल से, 10 साल से, 50 साल से, कई साल से, ठीक, और यहाँ कई घंटे से हो सकता है, कई घंटे से, कई साल से। और ये क्लॉक, जैसे यहाँ अगर क्लॉक वाली बात की जाती है कहोगे 5 घंटे से, 4 घंटे से, सॉरी ये हो गया, ये तो इधर पहले में हो गया, ये दोनों सेम चीज़ थी, ठीक। इसके बाद अगर मंथ में आता है 2 महीने से, 4 महीने से, 6 महीने से, क्या बोलोगे, 2 महीने से या 2 माह से, 4 माह से, 6 माह से, 6 माह से, कई माह से, इस तरीके का आता है तो आप क्या लगाओगे, सप्ताह से कह देगा 2 सप्ताह से, 3 सप्ताह से, 4 सप्ताह से, 2 सप्ताह से, 4 सप्ताह से, कई सप्ताह से, कई सप्ताह से। दिनों से कहेगा 2 दिन से, 4 दिन से, 6 दिन से, क्या बोलेगा, 2 दिन से, 10 दिन से, 20 दिन से। अगर ये सब चीज़ें आती हैं तो वहाँ पर आप किसका प्रयोग करोगे, फार का प्रयोग करोगे। बहुत ज़रूरी है सिंस और फार का प्रयोग जानना, बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप टेंस में ये नहीं सीख पाए तो समझ लो आप टेंस नहीं सीख पाए। क्लियर। तो मेरा काम था भाई बताना और अच्छे से मैं बता दिया हूँ। इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर मैं अभी ट्रांसलेशन देता हूँ, बस ज़्यादा ट्रांसलेशन नहीं करवाऊँगा क्योंकि मेरा मेन मकसद है आपको स्ट्रक्चर याद करवाना। अगर आप स्ट्रक्चर सीख लेते हो तो आगे की चीज़ों को सीख पाओगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ। ठीक, जैसे एग्जाम्पल लिखना, एग्जाम्पल लिखना, वह सुबह से खाना पका रही है। वह सुबह से खाना पका रही है। ठीक, इसको ट्रांसलेट करना है। कैसे आप इसको ट्रांसलेट करोगे? सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर मैंने बताया हुआ है। क्या स्ट्रक्चर होता है? हमने बोला कि सबसे पहले क्या लिखोगे? सब्जेक्ट लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैड के बाद बीन लिखोगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फार। ये मैंने अभी आप लोगों को लिखवा दिया है। बाकी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता रखी है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? इसको करोगे वह, तो सब्जेक्ट ढूंढोगे, वह मेल है कि फीमेल, पका रही है फीमेल तो सी। अब सी एक वचन है कि बहुवचन, सिंगुलर है कि प्लूरल, कहोगे ये सिंगुलर है। इसके साथ हैज लगेगा कि हैव लगेगा, कहोगे हैज लगेगा। सी हैज़ बीन क्या कर रही है? पका रही है। क्या इसका मेन काम क्या है? करने का काम क्या है इसका? पकाना, यानी कुकिंग
और इसमें ING लगेगा कुक में, कुकिंग क्या पका रही है, फूड, कुकिंग फूड। कब से, टाइम दिया है ना, कब से, सुबह से। अब बताओ सुबह के साथ सिंस लगेगा कि फार, सुबह के साथ सिंस लगेगा कि फार, बोलो भाई। कहोगे सिंस लगेगा तो यहाँ कहोगे सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई। अगर आपसे कहा जाए इसका नेगेटिव बनाइए, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप भाई इसका नेगेटिव बनाओ, इसका नेगेटिव कैसे बनाओगे, तो कहोगे कि सी हैज़, और हैज़ हैव के बाद यानी बीन के पहले और हैज़ हैव के बाद नॉट लगता है, कहोगे सी हैज़ नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। क्लियर। अगर आपसे कहा जाए इसका इंट्रोगेटिव फर्स्ट बनाओ, तो अगर आप इसका इंट्रोगेटिव फर्स्ट बनाते हो तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले कहोगे हैज सी कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। मैं कहूँगी इंट्रोगेटिव सेकंड बनाओ, वह सुबह से खाना क्यों बना रही है। क्यों लगा के करोगे तो सबसे पहले क्यों के अंग्रेजी लिखोगे, कहोगे क्यों के अंग्रेजी वाई, कहोगे वाई हैज सी, एक मिनट यहाँ मिस्टेक है, हैज सी यहाँ बीन छूट गया है, हैज सी बीन, तो यहाँ भी हो जाएगा वाई हैज सी, वाई हैज सी बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। ठीक, ये आपका मैंने एक सेंटेंस करवा दिया। दूसरा सेंटेंस लिखिएगा, दूसरा सेंटेंस लिखिएगा, लिखना, वह सन 1995 से, वह सन 1995 में से, वह सन 1995 से इस विद्यालय में पढ़ा रहा है। वह सन 1995 से इस विद्यालय में पढ़ा रहा है। ठीक, तो इसको ट्रांसलेट करो, कहोगे वह मेल वर्जन है इसलिए लगेगा ही सिंगुलर है हैज लेगा, ही हैज़ बीन टीचिंग, कहाँ पढ़ा रहा है, इन दिस स्कूल, कब से, 1995 से, सन 1995। अब ये सन यानी समय दिया हुआ है, फिक्स दिया हुआ है, 1995 फिक्स है। बोलो इसके साथ सिंस लगेगा कि फार, कहोगे सिंस, कहोगे सिंस 1995, सिंस 1995, क्या होगा ये, सन 1995 से। क्लियर। अगर नेगेटिव बनाना होगा तो क्या करोगे, केवल हैज़ के बाद और बीन के पहले नॉट लगा दो, कहोगे ही हैज़ नॉट बीन, ही हैज़ नॉट बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 1995, सिंस 1995। अगर आपसे कहा जाए कि इसका इंट्रोगेटिव फर्स्ट बनाइए तो केवल हैज़ को पहले कर दो, केवल इसी हैज़ को पहले कर दो, कहोगे हैज़ ही बीन टीचिंग इन दिस स्कूल, in this school since 1995।
और क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क लगेगा। जैसे मैं कहूँ कि वह सन 1995 से इस विद्यालय में कैसे पढ़ा रहा है, तो कैसे अगर आप लगाते हो क्वेश्चन वर्ड तो उसकी स्पेलिंग लिखोगे हाउ, कहोगे हाउ हैज़ ही बीन टीचिंग in this school since 1995। क्लियर? बोलो इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं है? जब इतनी बात आपको समझ में आ गई तो मैं एक दूसरा सेंटेंस लेकर चलता हूँ। लिखना, मैं थोड़ा सा टफ वाला ढूंढता हूँ, फिर इसके बाद बोलता हूँ। लिखना, किसान 2 महीने से बारिश का इंतज़ार कर रहा है या कर रहे हैं। किसान 2 महीने से बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं। किसान 2 महीने से बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक, ट्रांसलेट करो। तो मैं करता हूँ, जिसका सही होगा वो बता देगा। अब किसान है सब्जेक्ट आपका। अब इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। किसान, ये सिंगुलर किसान की बात किया गया है, किसान वर्ग की बात किया गया है। तो ये सेंटेंस पढ़ने से ये पता चलता है कि एक किसी इंडिविजुअल फार्मर की बात नहीं की गई है, किसी एक किसान की बात नहीं की गई है, इसमें बहुत सारे किसान हैं। ठीक, अब यहाँ फार्मर नहीं होगा, फार्मर्स होगा। बहुत सारे किसान हुए तो कहोगे द फार्मर्स। ठीक, अब फार्मर्स है प्लूरल होगा, हेल्पिंग ऑफ हैज लगेगा कि हैव लगेगा, कहोगे हैव लगेगा। द फार्मर्स हैव बीन वेटिंग फॉर रेन। कब से? 2 महीने से। अब 2 महीने के लिए सिंस लगेगा, फार लगेगा। बोलो भाई, कहोगे फार लगेगा। क्या कहोगे? फार 2 months। फॉर 2 months। क्लियर? एक चीज़ मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अगर किसान हैं और एक किसान ना कह के कई सारे किसानों की बात की जाए तो द फार्मर्स लगाने से ज़्यादा बेटर है पीजेंट्री लगाना। एक्चुअली आपको ये मिलेगा, लेकिन आपके पास अगर शब्दों का भंडार है, अगर आप शब्द जानते हो और अच्छे अच्छे शब्द जानते हो तो आपको द फार्मर के स्थान पर पीजेंट्री लगाना पड़ेगा। पीजेंट्री का मतलब होता है कृषक वर्ग, यानी सभी किसान आ जाएंगे। ये हो जाएगा द पीजेंट्री, PEASANTRY। पीजेंट्री ये प्लूरल है। क्या होगा? ये पीजेंट्री प्लूरल है और ये नाउन है। नाउन सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। नाउन को सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है, यानी द फार्मर्स के स्थान पे आप द पीजेंट्री भी लगा सकते हो। और ये द पीजेंट्री या पीजेंट्री प्लूरल होता है, इसकी मीनिंग होती है कृषक वर्ग।
क्या होती है? कृषक वर्ग। एक दूसरा लिखना बिहार पुलिस 4 महीने से सुशांत सिंह राजपूत के मामलों की छानबीन कर रही है। बिहार पुलिस सुशांत सिंह राजपूत के मामलों की छानबीन कर रही है। ठीक, अब इसको आपको ट्रांसलेट करना है। आप इसको कैसे ट्रांसलेट करोगे? स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, छानबीन कौन कर रहा है? बिहार पुलिस कर रहा है ना। सब्जेक्ट कौन हुआ? बिहार पुलिस। कहोगे ये बिहार पुलिस आपका सब्जेक्ट होगा, कहोगे द बिहार पुलिस अब बिहार पुलिस तो एक पुलिस जाएगी नहीं, यहाँ पर ये पुलिस प्लूरल हो जाएगी, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगा। बिहार पुलिस से द हटा दो, बिहार पुलिस हैव बीन अब क्या कर रही है? सुशांत सिंह राजपूत के मामलों की छानबीन। इसका मेन काम है छानबीन करना। क्या करना? छानबीन करना का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। क्या करना? जांच पड़ताल करना। और जांच पड़ताल करना को कहते हैं इंटरोगेट करना। क्या करना? इंटरोगेट करना। तो यहाँ से लिखोगे बिहार पुलिस हैव बीन इंट्रोगेटिंग किसकी इंट्रोगेटिंग कर रही है? सुशांत सिंह राजपूत के मामलों को। द केसेस ऑफ सुशांत सिंह राजपूत कब से? यहाँ एक चीज़ छूट गया, बिहार पुलिस, यहाँ मैं बोला था लेकिन लिखा नहीं हूँ, 4 महीने से कर देना। बिहार पुलिस 4 महीने से, ये छूट गया था, बोला था आप लोगों को लेकिन लिखा नहीं हूँ। बिहार पुलिस 4 महीने से सुशांत सिंह राजपूत के मामलों की छानबीन कर रही है। तो कैसे साहब सुशांत सिंह राजपूत कब से? 4 महीने से। 4 महीना फिक्स नहीं है, ठीक, कौन से महीने से फिक्स नहीं, लेकिन 4 महीना है। तो यहाँ इसके लिए क्या लगेगा? फॉर 4 months। ठीक भाई, इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? हाँ ना, जैसा भी हो आप कमेंट कर दीजिए। मेरा मेन मकसद था कि आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर को बताना, लेकिन मैंने स्ट्रक्चर बताया तो आप लोगों का 40 मिनट ले लिया, और उस 40 मिनट में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हुई है। आप लोग उसको कायदे से सुनिएगा, देखिएगा। जो चीज़ लगे कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, ठीक। और हाँ, आप मेरे लिए इतना कर दीजिएगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचा दीजिएगा। और लास्ट में जो लोग पूरा वीडियो देखते हैं, पूरा क्लास देखते हैं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर किया करो यार। मुश्किल से 1-2 लोग कमेंट करते हो तो ठीक नहीं लगता। सारे लोग अगर पूरी क्लास देखते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर किया करो, क्लास कैसी रही कैसी नहीं रही, क्या कमी है क्या अच्छाइयाँ नहीं बता के कमियाँ ज़रूर बताना, क्लियर, जिससे मैं अगली क्लास में उसको सुधार लूँ, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।